हाय गाइस, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हमने चैप्टर 7 यूनिट 4 स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने फिस्कल पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया था, राइट। हमने एक ओवरव्यू लिया था कि फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, क्यों ये चाहिए होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं, एंड हमने टाइप्स भी देखा था। हमने 2 टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखा था, एक्सपेंशनरी पॉलिसी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, है ना। और हमने ये भी कहा था कि फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट वेरियस टूल्स यूज करते हैं टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी, है ना। और इन्हीं टूल को हम कलेक्टिवली फिस्कल पॉलिसी कहते हैं। तो आज के ये पार्ट 2 में हम इन्हीं टूल्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे टूल्स इन्फ्लुएंस करती है एंड गवर्नमेंट ये टूल्स को कैसे यूज कर सकते हैं, एक्सपेंशनरी पॉलिसी के दौरान कैसे यूज करेंगे एंड रिसेशनरी पॉलिसी के दौरान कैसे यूज करेंगे। यही आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The instruments of fiscal policy. The tools of fiscal policy are, तो क्या क्या टूल्स है हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टूल इज योर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट जब इकोनॉमी में खर्चा करता है, सो दैट इज द फर्स्ट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। सेकेंड टूल इज योर टैक्सेस। थर्ड tool is your public debt, and fourth tool is government budget. So these are the 4 main tools of fiscal policy. और यही टूल्स यूज करके गवर्नमेंट इकोनॉमी को उस डायरेक्शन में ले जाना चाहता है जो कि गवर्नमेंट की गोल है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इन्हीं टूल्स को एक एक करके देखेंगे कि गवर्नमेंट इनको कैसे यूज कर सकता है, ठीक है। वी शैल नाउ डिस्कस ईच ऑफ देम। So let's start with government expenditure first. Okay, so government expenditure as an instrument of fiscal policy. सबसे पहले तो हम एक बार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर क्या है उसे देख लेते हैं। हमने पहले भी पढ़ा हुआ है ना, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज द मनी स्पेंट बाय द गवर्नमेंट। देखिए, जो भी पैसा गवर्नमेंट खर्च करता है इकोनॉमी के ऊपर, उन सारे पैसे को हम क्या कहेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कहेंगे। दिस स्पेंडिंग फॉल्स इनटू 3 मेन टाइप्स। फर्स्ट इज योर करंट एक्सपेंडिचर। देखिए, करंट एक्सपेंडिचर में क्या आता है, जो डे टू डे एक्सपेंसेस होते हैं गवर्नमेंट के, ये करंट एक्सपेंडिचर में आता है। जैसे कि सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज या फिर मनी फॉर रनिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस। तो ऐसे दिनचर्या के जो खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस, दिस फॉल्स अंडर द करंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। अब दूसरी टाइप की एक्सपेंडिचर होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग, जैसे कि बिल्डिंग रोड्स, ब्रिजेस एंड स्कूल्स, जो बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में गवर्नमेंट खर्च करता है, राइट, जिससे कि कोई एसेट बनती है बाद में जाके, है ना। प्रोजेक्ट्स में, लार्ज प्रोजेक्ट्स में खर्च करता है। इस टाइप के खर्चे को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट कहेंगे, ठीक है। अब इसके अलावा एक और टाइप की खर्चे गवर्नमेंट करता है, दैट इज ट्रांसफर पेमेंट। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है कि गवर्नमेंट इकोनॉमी में जो लोग हैं उनको पैसा देता है विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, ठीक है। गवर्नमेंट को इसके बदले में ना गुड्स मिलता है ना सर्विसेज में मिलती है। गवर्नमेंट एक तरीके से पैसे बांट रहा है इकोनॉमी में, ठीक है। अब ट्रांसफर पेमेंट्स में कैसे पेमेंट्स आते हैं, देखिए, जैसे कि पेंशंस या फिर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स वेयर मनी इज गिवन बट नो गुड्स और सर्विसेज आर रिसीव्ड इन रिटर्न, ठीक है। तो इस टाइप के खर्चे को हम कहेंगे ट्रांसफर पेमेंट्स। तो बेसिकली ये 3 टाइप के खर्चे गवर्नमेंट इकोनॉमी में करता है और इनको हम कहते हैं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कैसे कर सकता है, देखिए, हाउ डज गवर्नमेंट स्पेंडिंग इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ओके, अब ड्यूरिंग अ रिसेशन व्हेन द इकोनॉमी इज स्लोइंग डाउन, इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करता है, देखिए, the government starts a large projects like building roads, ports, or schools. These projects create job for workers and income for businesses that supply the material. देखिए, रिसेशन के टाइम में गवर्नमेंट को क्या चाहिए कि इकोनॉमी में थोड़ी सी एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो, राइट। और इकोनॉमिक एक्टिविटी तब इंक्रीज होगा जब चीजों की डिमांड इंक्रीज होगी, है ना। तो देखिए, रिसेशन के टाइम गवर्नमेंट का गोल रहता है कि कैसे ना कैसे करके वो डिमांड को इंक्रीज करे।
तो इसके लिए अब गवर्नमेंट क्या करेगा, देखिए द गवर्नमेंट स्टार्ट्स लार्ज प्रोजेक्ट, खुद से प्रोजेक्ट स्टार्ट करेगा, जैसे कि रोड बनाने का काम, पोर्ट बनाने का काम या स्कूल बनाने का काम। इससे क्या होगा, इससे जॉब क्रिएट होती है, क्योंकि देखिए लेट्स से अगर रोड बनाना है तो कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी को हायर करना पड़ेगा, है ना? और वो कंस्ट्रक्शन कंपनी के अंदर जो मजदूर है वो काम करेंगे, तो मेनी जॉब्स क्रिएट यहाँ पे होगा, है ना? और जॉब्स क्रिएट होगा तो वर्कर्स की इनकम भी आएगी, है ना? इनकम आएगी तो वो चीजों की डिमांड कर पाएंगे, है ना? सिमिलरली देखिए जब हम कोई भी चीज बनाते हैं, चाहे रोड हो, पोर्ट हो, स्कूल हो, इनके लिए मटेरियल्स की भी जरूरत होती है ना? एंड जो बिजनेसेस वो मटेरियल सप्लाई करेंगी उनकी भी इनकम इंक्रीज होगी। तो इस तरह से देखिए जब गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है, कोई भी खर्चा करता है इकोनॉमी में, तो उसका मल्टीपल इफेक्ट्स होता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों की इनकम इंक्रीज होता है, ठीक है? देखिए workers and businesses then spend this income creating more jobs and increasing overall demands for goods and services, ठीक है? तो ये पैसे से क्या होगा, वर्कर्स एंड बिजनेसेस जो है वो डिमांड कर पाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, राइट? ये पैसा वो इकोनॉमी में खर्च करेंगे, दे विल डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज, और जिस गुड्स एंड सर्विस के ये डिमांड करेंगे तो इनकी सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना? और जब सप्लाई इंक्रीज होती है तो ज्यादा लोग को हायर किया जाएगा ये गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, तो इस तरह से ज्यादा जॉब क्रिएट होगा, ठीक है? ये गुड्स बनाने की जॉब या ये सर्विस प्रोवाइड करने की जॉब यहाँ पे ज्यादा क्रिएट होगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द मल्टीप्लायर इफेक्ट एंड हेल्प्स द इकोनॉमी रिकवर। तो देखिए गवर्नमेंट ने एक खर्चा स्टार्ट किया था, राइट? एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था और उसके वजह से इकोनॉमी में कितना ज्यादा इम्पैक्ट आया है ना? पहले तो जो ये प्रोजेक्ट है इससे डायरेक्टली रिलेटेड लोगों को इनकम मिली, लोगों को जागीर मिली, राइट? जॉब मिली एंड उनकी इनकम मिली। और जब वो डिमांड करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, तो ये गुड्स एंड सर्विस बनाने वाले लोग या ये सर्विस प्रोवाइड करने वाले लोगों को भी जागीर मिली एंड इनको भी, इनकी भी इनकम में इंक्रीज हुई, है ना? अब सिमिलरली ये जो लोग हैं जिनको ये जॉब मिला है, राइट, अब ये किसी और चीज की डिमांड करेंगे तो फिर वहां पे जॉब पड़ेगी। तो देखिए इस तरह से ना एक रिपल इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, और जिसको हम मल्टीप्लायर इफेक्ट कहते हैं। एंड ये मल्टीप्लायर इफेक्ट की वजह से इकोनॉमी रिकवर करने लग जाती है, ठीक है? तो देखिए इस तरह से जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकती है। ड्यूरिंग अ रिसेशन जब गवर्नमेंट खर्चा करता है इकोनॉमी में, तो इस तरह से इकोनॉमी रिवाइव कर पाती है, ठीक है? अब ये तो हुई रिसेशन की बात। अब इन्फ्लेशन भी तो होता है कभी कभी इकोनॉमी में, है ना? तो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट कैसे क्या करेगा, कैसे स्पेंड करेगा, हाउ डज इट अफेक्ट द इकोनॉमी? देखिए ड्यूरिंग इन्फ्लेशन व्हेन प्राइसेस आर राइजिंग टू फास्ट, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, द गवर्नमेंट स्पेंड्स लेस मनी, क्योंकि देखिए दिस रिड्यूसेस द मनी पीपल हैव टू स्पेंड, कूलिंग डाउन द डिमांड फॉर गुड्स एंड हेल्पिंग टू कंट्रोल प्राइसेस। देखिए इन्फ्लेशन के दौरान क्या हो रहा होता है, डिमांड चीजों की बहुत ज्यादा हो रही होती है, राइट? जितना चाहिए हमें डिमांड इकोनॉमी में उससे ज्यादा ही हो रही होती है, राइट? अब लेट्स से जो इकोनॉमी है उसकी फुल पोटेंशियल ही 100 यूनिट्स है, ठीक है? लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा हो रही है, तो अब 100 यूनिट से ज्यादा तो इकोनॉमी बना ही नहीं पाएगा, तो इतना ज्यादा डिमांड का क्या करेंगे, है ना? अगर इस तरह से एक्सेसिव डिमांड होता है तो सिर्फ प्राइस पे ही असर पड़ेगा, प्राइस बहुत ज्यादा राइज हो जाएगी, जिसे हम इन्फ्लेशन कहते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या चाहता है कि डिमांड थोड़ा सा कम हो, वो डिमांड कम करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करेगा, इकोनॉमी में कम पैसा खर्च करेगा, क्योंकि इकोनॉमी में अगर कम पैसा गया तो लोगों के पास भी कम पैसा जाएगा, है ना? कम पैसा होगा लोगों के पास तो वो कम खर्चा कर पाएंगे, कम चीजों की डिमांड वो कम करेंगे, है ना? तो इस तरह से इकोनॉमी थोड़ा सा कूल डाउन करेगा, राइट? एंड जो प्राइसेस है वो वापस से कंट्रोल में आ जाएंगे। तो देखिए इस तरह से जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है? तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, देखिए रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उनको स्पेंडिंग ज्यादा करनी चाहिए, राइट? रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट स्पेंडिंग शुड इंक्रीज एंड इन्फ्लेशन के दौरान जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है वो लेस होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया है ना? ओके, अब अगला सवाल आपका ये होना चाहिए कि
आखिर गवर्नमेंट के पास ये खर्चा करने के लिए पैसे कहाँ से आता है, इकोनॉमी में डालने के लिए, टू स्पेंड इन द इकोनॉमी, फ्रॉम वेयर डज गवर्नमेंट गेट द मनी? देखिए, we know that if government resorts to increase in taxes, it is self-defeating, as increased taxes will reduce the disposable income and therefore aggregate demand. देखिए, हमने ये कहा है कि रिसेशन के दौरान गवर्नमेंट क्या करेगा, जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है इकोनॉमी में वो इंक्रीज करेगा ताकि लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो एंड ये चीजों की डिमांड ज्यादा करे। यही एम होता है रिसेशन के दौरान कि अल्टीमेटली डिमांड इंक्रीज हो, राइट? अब गवर्नमेंट के पास ये स्पेंड करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? तो आप कहोगे कि टैक्सेस बढ़ा दो, क्योंकि गवर्नमेंट के रेवेन्यू के सोर्सेस तो टैक्सेस ही है। लेकिन टैक्सेस बढ़ाने से क्या होगा? देखिए, टैक्सेस अगर आप बढ़ाओगे तो लोगों के जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो जाएंगे, राइट? और गवर्नमेंट इस टाइम पे नहीं चाह रहा कि डिस्पोजेबल इनकम कम हो। ठीक है, आपने टैक्सेस लिया, ठीक है, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लिया, यानी कि लोगों की जेब से डिस्पोजेबल इनकम कम कर दिया और वापस से फिर यही पैसा लोगों के पास वापस दे दिया। तो अल्टीमेटली इसका इफेक्ट क्या हो गया? इसका इफेक्ट नील हो गया। जो पैसे आपने जनता से लिए थे वापस वही पैसे दे रहे हो, तो इकोनॉमी में इसका ओवरऑल इफेक्ट तो नील हुआ ना, कोई फायदा नहीं हुआ। तो देखिए, गवर्नमेंट टैक्सेस के पैसे से तो स्पेंडिंग नहीं कर सकती क्योंकि कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर पैसा आएगा कहाँ से फिर, अगर टैक्सेस नहीं बढ़ा सकती इस टाइम पे गवर्नमेंट? सो फ्रॉम वेयर विल गवर्नमेंट गेट द मनी? देखिए, द गवर्नमेंट शुड इन सच केसेस go for a deficit budgeting, which may be financed either through borrowing or through monetization. तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को क्या करनी चाहिए? गवर्नमेंट को या तो बोरो करनी चाहिए पैसा या फिर मोनेटाइजेशन। इसका मतलब होता है कि न्यू करेंसी प्रिंट करनी चाहिए। अब ये जो बोरोइंग है ना, ये इंटरनल सोर्सेस से भी गवर्नमेंट कर सकता है या फिर एक्सटर्नल सोर्सेस से भी कर सकता है। देखिए, इकोनॉमी में कभी कभार क्या होता है ना कि सर्टन लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और वो पैसे वो घर पे ही रख रहे हैं, आइडल हो रहा है, ठीक है, उनका ये जो सेविंग है ये अभी आइडल बैठ रहा है, इसका कोई यहाँ पे सही जगह पे ये यूज नहीं हो रहा है। सो ऐसे पैसे को गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट बोरो कर सकता है, ठीक है। अब जब गवर्नमेंट बोरो करेगा तो ये कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए, ठीक है, कोई कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए इकोनॉमी में खर्च करेगा। तो इकोनॉमी में जो लोग हैं उनके पास पैसे जाएंगे, ठीक है। अब एक हाथ में ही पहले ये पैसा कॉन्सेंट्रेटेड था, अब जब इकोनॉमी में गवर्नमेंट ये पैसे डालेगा तो बहुत सारे लोगों के पास ये पैसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना। और जब पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो इकोनॉमी में डिमांड बढ़ना स्टार्ट होगा, क्योंकि सबके हाथ में जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो गई, है ना। तो इस तरह से इंटरनल बोरोइंग से गवर्नमेंट इकोनॉमी को रिवाइव करा सकता है। या फिर अगर लोगों के पास पैसा है ही नहीं आपके इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट एक्सटर्नल सोर्सेस यानी कि बाहर की फॉरेन कंट्री से पैसा बोरो करके अपने इकोनॉमी के अंदर पैसा इन्फ्यूज कर सकता है, जिससे कि खुद के इकोनॉमी में पैसे यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है। तो एक तरीका हुआ इकोनॉमी में खर्च करने का, दैट इज बोरोइंग, मतलब बोरो करके पैसे लेके इकोनॉमी में खर्च किया जा सकता है। एंड दूसरा तरीका है मोनेटाइजेशन, यानी कि न्यू करेंसी प्रिंट कर लो, है ना। अब गवर्नमेंट न्यू करेंसी प्रिंट करेगी तो पैसा इंक्रीज होगा इकोनॉमी में, है ना। पैसा इंक्रीज होगा तो लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम भी इंक्रीज होगा एंड इससे जो डिमांड है चीजों की वो भी इंक्रीज होगी। ओके, तो दो तरीका आपने यहाँ पे समझ लिया, बोरोविंग करना या फिर मोनेटाइजेशन करना। देखिए, इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट रन करना, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे क्या कर रही है, खुद की रेवेन्यू तो इंक्रीज नहीं कर रही है लेकिन खर्चा ही इंक्रीज कर रही, ठीक है। और जब गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ही ज्यादा होती है तो उस टाइम पे बजट क्या होता है, डेफिसिट होता है ना, खर्चा ज्यादा हो रहा है रेवेन्यू से, क्योंकि गवर्नमेंट टैक्स को यहाँ पे इंक्रीज नहीं कर रही, टैक्स इज नॉट इंक्रीज, ठीक है। तो रेवेन्यू जितना का तितना ही है, पहले जितना था उतना ही है, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पे बढ़ गई है क्योंकि गवर्नमेंट बोरो कर करके इकोनॉमी में खर्च कर रहा है ना। तो इसको हम कहते हैं डेफिसिट बजट रन करना, लेकिन रिसेशन के दौरान ये करना जरूरी हो जाता है गवर्नमेंट के लिए, ठीक है। ओके, देखिए अब अगला पॉइंट देखिए, हाउएवर हाउएवर too much government borrowing runs the risk of
क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। देखिए, हमने ये तो कहा कि गवर्नमेंट को बोरो करके खर्च करनी चाहिए, लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा बोरो करेगी ना, तो एक रिस्क क्या रहता है, क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसका क्या मतलब है कि देखिए, एक इकोनॉमी में ना एक लिमिटेड पूल ऑफ मनी होता है बोरो करने के लिए, ठीक है। अब लेट्स से आपकी जो इकोनॉमी है उसमें देयर इज 100 करोड़ मनी जो बोरो किया जा सकता है, इससे ज्यादा पैसा नहीं है। अब अगर गवर्नमेंट ये 100 करोड़ में से लेट्स से 70 करोड़ गवर्नमेंट बोरो करेगा, तो प्राइवेट लोगों के लिए बोरो करने के पास सिर्फ 30 करोड़ रह गया, राइट। अब देखिए, लेट्स से जो प्राइवेट लोग हैं, प्राइवेट बिजनेसेस, उनको 50 करोड़ बोरो करना था, लेकिन गवर्नमेंट ने ही 70 करोड़ बोरो कर लिया, तो उनके पास सिर्फ 30 करोड़ ही रह गया। तो प्राइवेट लोगों के पास अब कम पैसा है, भले ही वो बोरो करना चाहे, लेकिन इनफ पैसा नहीं है उनके पास बोरो करने के लिए। इसे हम कहते हैं क्राउडिंग आउट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, यानी कि गवर्नमेंट ने इतना भीड़ मचा रखा है कि प्राइवेट लोगों के पास इनफ पैसा ही नहीं है बोरो करने के लिए। देखिए, जब प्राइवेट लोग भी बोरो करते हैं ना, तब भी इकोनॉमी के लिए फायदा होता है, क्योंकि ये जो बोरो किया हुआ पैसा है ना, ये बिजनेसेस कहाँ पे करेंगे, प्राइवेट बिजनेसेस ये इन्वेस्ट करेंगे, कैपिटल गुड्स खरीदेंगे या फिर अपना खर्चा करेंगे, तो इकोनॉमी में ही पैसा जाएगा एंड इकोनॉमी को रिवाइव करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट प्राइवेट लोगों से पैसे छीन के खुद बोरो कर रहा है, तो इसका क्या फायदा, मतलब इसका कोई अ, अच्छा इफेक्ट इकोनॉमी में कोई एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं आया, क्योंकि प्राइवेट लोग भी बोरो करके इकोनॉमी में ही खर्च करने वाले थे, है ना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या कर लिया, खुद ही इतना ज्यादा भीड़ बचा लिया कि प्राइवेट लोगों के पास अभी इनफ पैसा है ही नहीं खर्च करने के लिए। ओके। और ऐसा करने से क्या होगा ना, जब इनफ पैसा नहीं होगा तो एक और दिक्कत क्या होगी, इंटरेस्ट रेट बहुत हाई हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि देखिए लिमिटेड पैसा है ना। अब और डिमांड ज्यादा है पैसों की, यानी कि बहुत लोग बोरो करना चाह रहे हैं, तो सप्लायर्स क्या करेंगे, यानी कि बैंक जो पैसे की सप्लायर्स होते हैं वो क्या करेंगे, वो इंटरेस्ट बढ़ा देंगे और कहेंगे कि जो ज्यादा इंटरेस्ट दे सकता है हम उसको ही पैसे बोरो करने देंगे। तो इस तरह से इसका नेगेटिव इफेक्ट भी क्या होगा कि इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्राउडिंग आउट होना अच्छी बात नहीं होती है, ठीक है। गवर्नमेंट का जो पर्पस था कि इकोनॉमी में लोगों के पास ज्यादा पैसा हो, वो यहाँ पे डिफीट हो जाता है बिकॉज ऑफ क्राउडिंग आउट। तो जब भी गवर्नमेंट बोरो करेगी ना, गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो इतना ज्यादा बोरो ना करे कि प्राइवेट स्पेंडिंग के लिए पैसे ही ना बचे। ओके। एंड अब दूसरा तरीका हमने कहा था मोनेटाइजेशन, लेकिन अगर गवर्नमेंट बहुत ज्यादा करेंसी प्रिंट करेगी ना, तो इससे भी क्या होगा, मनी सप्लाई सडनली बहुत इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। और अगर मनी सप्लाई बहुत इंक्रीज हो गई, तो अगेन इन्फ्लेशन होने के चांसेस हो जाते हैं। तो कितना पैसा प्रिंट करना है वो भी गवर्नमेंट को ध्यान से देखना पड़ेगा, बिकॉज टू मच मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी कैन लीड टू इन्फ्लेशन। तो एक प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको दूसरे प्रॉब्लम को जन्म नहीं देना, ठीक है। आप रिसेशन से बचना चाह रहे थे और आपने लेकिन रिसेशन से बचने के लिए इतना ज्यादा पैसा प्रिंट कर दिया कि अब इन्फ्लेशन आ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होनी चाहिए कि एक मुसीबत से बाहर निकले नहीं दूसरा मुसीबत आ गया, तो ये सिचुएशन भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट को एक बैलेंस्ड अप्रोच लेना चाहिए कि बोरो करो लेकिन क्राउड आउट ना करो, और पैसा प्रिंट भी गवर्नमेंट कर सकती है, लेकिन थोड़ा सोच समझ के, टू मच मनी प्रिंट नहीं करना, इन्फ्लेशन से बचना है, ठीक है। तो देखिए, द की इज टू यूज दीज मेथड्स केयरफुली टू अवॉइड क्रिएटिंग न्यू प्रॉब्लम्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा, है ना। Okay, now the last topic regarding government spending is कि why is government spending important? आखिर ये एक important tool of fiscal policy क्यों है? देखिए, first point is because it provides confidence to businesses by showing that the government is ready to support the economy. देखिए, बिजनेसेस को हमेशा क्या चाहिए होता है कि जिस इकोनॉमी में वो बिजनेस कर रहे हैं वहाँ की इकोनॉमी स्टेबल रहे, क्योंकि जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं होता बिजनेस फ्लरिश नहीं कर पाती, है ना। और देखिए, अगर गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, राइट, इकोनॉमी को गलत गलत डायरेक्शन में जाने से रोक रहा है, तो बिजनेसेस को एक कॉन्फिडेंस आती है कि ठीक है, मैं एक राइट इकोनॉमी में काम कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट बहुत रिस्पॉन्सिबल है ना। और
इस वजह से, इस कॉन्फिडेंस से क्या होता है कि बाकी बिजनेसेस भी अपना बिजनेस यहाँ पे चालू करने लग जाएंगे इकोनॉमी में। एंड बाहर जो फॉरेन के बिजनेसेस है वो भी अट्रैक्ट हो जाते हैं ऐसे इकोनॉमी में, जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के थ्रू इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए गवर्नमेंट स्पेंडिंग एक इम्पॉर्टेंट टूल बन जाती है। सिमिलरली गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के थ्रू क्या कर सकता है, जॉब्स क्रिएट कर सकता है ना। जब वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता है या कोई भी पब्लिक वर्क स्टार्ट करता है तो लोगों को नौकरी मिलती है, राइट। एंड सिर्फ नौकरी ही नहीं मिलती, जब उनको नौकरी मिलती है उनकी डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज होती है, राइट। और इसकी वजह से चीज़ों की डिमांड ज़्यादा होती है, और जो लोग ये चीज़ें बनाते हैं उनको भी इनडायरेक्टली यहाँ पे जॉब मिल रही है ना। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली दोनों तरीके से यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के थ्रू जॉब प्रोवाइड कर रहा है। दैट्स वाई ऑल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड लास्टली it helps balance the economy, whether by boosting activity during slow periods or controlling inflation during overheating। देखिए दोनों एक्सपेंशन एंड रिसेशन के टाइम पे गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग के साथ खेल खेल के इकोनॉमी को स्टेबल बना सकता है, करेक्ट डायरेक्शन में ले जा सकता है ना। जब इकोनॉमी स्लो हो रही होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूज किया जा सकता है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। एंड जब इकोनॉमी ओवर हीटिंग हो रही होती है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग यूज किया जा सकता है इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, है ना। सो दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो आई होप गवर्नमेंट स्पेंडिंग तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया होगा, राइट। अब हम मूव ऑन करेंगे अनदर टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, दैट इज टैक्सेस। Okay, now let's look at taxes as an instrument of fiscal policy। सबसे पहले तो हम समझते हैं कि टैक्सेस क्या है। देखिए, what are taxes? Taxes are the money collected by the government from people and businesses। गवर्नमेंट जो पैसा कलेक्ट करता है from people and businesses उसी को हम taxes कहते हैं। They are the main source of income for the government and are used to fund public services like education, healthcare and infrastructure। And ये जो पैसा कलेक्ट किया है ये गवर्नमेंट कहाँ पे लगाता है, पब्लिक सर्विस फंड करने में लगाता है। जैसे कि एजुकेशन प्रोवाइड करने में यूज कर लिया, हेल्थ केयर प्रोवाइड करने में यूज कर लिया, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में यूज करता है। ठीक है, तो जो पब्लिक सर्विसेज होते हैं ये प्रोवाइड करने में टैक्सेस के पैसे यूज होते हैं। अब देखिए, अब ये जो टैक्सेस है ये इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट करेगा। टैक्सेस इन्फ्लुएंस हाउ मच मनी people and businesses have left after paying them। This leftover money is called disposable income। देखिए टैक्स क्या करता है ना, लेट्स से आपकी इनकम ₹100 है, राइट, एंड टैक्स 5% है, यानी कि ₹5 अब आपके जो जेब है उससे जाके गवर्नमेंट के पास जाएगी, है ना। तो आपके पास टोटल बचेगा 95। ये आपका डिस्पोजेबल इनकम है ना। अब देखिए आपकी जो टोटल इनकम है उसमें से टैक्स लेस करके जो रिमेनिंग होता है वो डिस्पोजेबल इनकम होता है ना। अब देखिए अगर ये डिस्पोजेबल इनकम हायर है तो आप हायर ज्यादा चीजों की डिमांड कर सकते हो, राइट। एंड अगर डिस्पोजेबल इनकम कम है तो इकोनॉमी में डिमांड भी कम होगी। तो इस तरह से देखिए जो टैक्सेस है ये डिस्पोजेबल इनकम को अफेक्ट करता है, एंड जो डिस्पोजेबल इनकम है ये अल्टीमेटली डिमांड को अफेक्ट करेगा। देखिए disposable income affects how much people can spend on goods and services, यानी कि लोगों के कंजम्पशन अफेक्ट होता है डिस्पोजेबल इनकम से। एंड दूसरा क्या अफेक्ट होता है, हाउ मच बिजनेसेस कैन इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स एंड जॉब। एंड जो बिजनेसेस है देखिए अगर उनके पास ज्यादा पैसा रहेगा हैंड में तभी वो न्यू प्रोजेक्ट एंड जॉब में इन्वेस्ट कर पाएंगे, है ना। लेकिन अगर उनसे टैक्स ही बहुत ज्यादा हाई चार्ज किया जाएगा तो उनके पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा कि वो न्यू जॉब्स या फिर न्यू प्रोजेक्ट्स में ज्यादा इन्वेस्ट कर पाए। ठीक है, तो इस तरह से डिस्पोजेबल इनकम डिटरमाइन करता है कि लोग कितना कंज्यूम कर पाएंगे उस इकोनॉमी में, एंड बिजनेसेस कितना अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाएंगे न्यू प्रोजेक्ट्स एंड जॉब में। By changing tax rates, the government can either encourage or discourage spending and investment to stabilize the economy। तो देखिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है, टैक्स रेट के साथ खेल खेल सकता है। यानी कि देखिए अगर उनको इनकरेज करना है कि लोग ज्यादा कंज्यूम करें एंड बिजनेसेस भी ज्यादा इन्वेस्ट करें तो गवर्नमेंट क्या करेगा, टैक्स को कम करेगा। क्योंकि देखिए अगर ये टैक्स कम होगा यहाँ पे तो डिस्पोजेबल इनकम हायर होगा, है ना।
लेकिन अगर इकोनॉमी में उल्टा हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग हो रही है, डिमांड ज़्यादा, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो इन दैट केस गवर्नमेंट क्या कर सकता है, ये जो टैक्स है इसको बढ़ा दो। देखो 100 माइनस लेट्स से टैक्स इंक्रीज हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो अब डिस्पोजेबल इनकम कितना रहेगा, 90 रहेगा। अब कम इनकम है तो डिमांड भी कम होगी, है ना। तो देखिए गवर्नमेंट अपने तरफ से अगर उसे डिस्करेज करना है डिमांड को, स्पेंडिंग को, लोगों की स्पेंडिंग को, राइट, तो वो क्या करेगा, टैक्स बढ़ा देगा। एंड अगर उसे इंकरेज करना है कि लोग ज्यादा डिमांड करें, ज्यादा खर्चा हो इकोनॉमी में, तो वो क्या करेगा, टैक्स का रेट कम रखेगा, ठीक है। तो अपने हिसाब से गवर्नमेंट की जो एम है उसके हिसाब से वो टैक्स को चेंज कर सकता है। तो चलिए यही अब हम डिटेल में देखते हैं। देखिए टैक्सेस ड्यूरिंग अ रिसेशन व्हेन द इकोनॉमी इज स्ट्रगलिंग। देखिए रिसेशन में क्या होता है, इकोनॉमी में ज्यादा एक्टिविटी नहीं हो रही, राइट, इकोनॉमी थोड़ा सा पीछे जा रहा है। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या चाहता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंक्रीज हो, ज्यादा प्रोडक्शन हो, ज्यादा सप्लाई हो। और इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डिमांड को इंक्रीज करना पड़ेगा, है ना। क्योंकि जब डिमांड इंक्रीज होती है तभी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन भी इंक्रीज होती है एंड लोगों की इनकम भी इंक्रीज होती है ना। तो यहाँ पे एम है डिमांड को इंक्रीज करना। अब डिमांड कब इंक्रीज होगा, जब गवर्नमेंट टैक्सेस कम करेंगी, है ना। क्योंकि टैक्सेस कम करने पे लोगों के पास जो डिस्पोजेबल इनकम है वो इंक्रीज हो जाएगी। एंड डिस्पोजेबल इनकम जब इंक्रीज होती है तभी डिमांड इंक्रीज होगी, राइट। तो रिसेशन के दौरान यूजुअली टैक्स को कट किया जाता है, कम किया जाता है। देखिए ओके, तो यहाँ पे देखिए द गवर्नमेंट रिड्यूसेस टैक्सेस सो पीपल हैव more money in their pockets. For example, lower income taxes means household can spend more on things like food, clothes, or vacations, and lower corporate taxes mean businesses can earn more profit, encouraging them to invest in factories, hire workers, or expand their operations. देखिए अगर लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, राइट, अगर उनके टैक्स कम करे जाए तो वो ज्यादा स्पेंड करेंगे, राइट, ज्यादा खाना खरीदेंगे या क्लोथ्स या वेकेशंस पे जाएंगे, तो उनके पास ज्यादा पैसा होता है इकोनॉमी में खर्च करने के लिए। एंड अगर आप बिजनेसेस के टैक्सेस कम करो तो बिजनेस क्या करेंगे, वो नई चीजें खरीद पाएंगे, राइट, क्योंकि उनके पास अब ज्यादा पैसा है। तो वो नए फैक्ट्रीज में इन्वेस्ट कर पाएंगे, नए वर्कर्स को हायर कर पाएंगे, या फिर जो आपकी ऑपरेशन है उसको एक्सपैंड कर पाएंगे। This increase in spending helps create jobs and boost demand, leading to economic recovery. ठीक है, तो इस तरह से टैक्स कट करने से क्या होगा, डिमांड बूस्ट होगी लोगों की एंड बिजनेसेस भी ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो जिसकी वजह से इकोनॉमी रिकवरी की तरफ जाएगी। अब देखिए अब इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करना चाहिए टैक्स के साथ। देखिए टैक्सेस ड्यूरिंग इन्फ्लेशन, देखिए इन्फ्लेशन कब होता है, जब इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है, यानी कि बूम के, एक्सटेंशन के भी पीक के फेज में अगर है तो इस टाइम पे इन्फ्लेशन आ सकती है ना। तो इस टाइम पे क्या करना है लोगों गवर्नमेंट को, देखिए इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा, इट रेजेस टैक्सेस टू रिड्यूस द मनी पीपल कैन स्पेंड। लोगों के हाथ से पैसा कम करना है इस टाइम पे, क्योंकि पैसा कम होगा तभी डिमांड कम होंगी, है ना। तो अब देखिए अब इन्फ्लेशन के टाइम पे गवर्नमेंट का एम है कि डिमांड कम हो, है ना। और ये तब होगा जब डिस्पोजेबल इनकम कम होगा, है ना। एंड डिस्पोजेबल इनकम कब होगा, कम कब होगा, जब आप टैक्स को रेज करेंगे। सो गवर्नमेंट इस टाइम पे टैक्स को रेज करती है। फॉर एग्जाम्पल हायर इनकम टैक्स leaves less disposable income, slowing down demand for goods and services. This help control price rises by reducing overall spending. तो ओवरऑल स्पेंडिंग को यहाँ पे कम करके, राइट, चीजों की डिमांड को कम करके प्राइस को वापस से नीचे लाया जा सकता है। ठीक है, अगर चीजों की डिमांड कम होंगी सप्लाई के मुकाबले तो प्राइस अपने आप कम हो जाएंगी एंड इन्फ्लेशन यहाँ पे कंट्रोल हो जाएंगे। ठीक है, ओके। But however, the government has to be careful. If taxes are too high, businesses might stop investing, which can harm long term growth. लेकिन देखिए जस्ट बिकॉज टैक्स एक टूल है तो गवर्नमेंट इसको भी गलत तरीके से यूज नहीं कर सकती, अनावश्यक यूज नहीं कर सकती। ठीक है, अगर टैक्स को बहुत हाई कर दिया
लेट्स से इन्फ्लेशन था, अब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आपने बहुत हाई टैक्स कर दिया, तो बिजनेसेस क्या होंगे, वो डिस्करेज होंगी इन्वेस्ट करने के लिए, है ना। और इससे जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ है बिजनेस की एंड इंटर्न इकोनॉमी की, वो भी हैम्पर हो सकती है। तो आपको केयरफुली राइज करना चाहिए, इतना राइज करना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल हो, लेकिन इतना भी राइज नहीं करना चाहिए कि बिजनेसेस डिस्करेज हो जाए, बिजनेस ही करना छोड़ दे, आगे एक्सपैंड ही करना छोड़े, इन्वेस्ट ही करना छोड़े। तो इस तरह से हाई भी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया टैक्स की बात। Okay, now the last topic for tax is why are taxes important? Taxes important क्यों है? क्योंकि देखिए taxes are powerful tool for maintaining balance in the economy. तो हमने जैसे अभी अभी देखा कि किस तरह से टैक्स को यूज किया जा सकता है एक्सपेंशन एंड रिसेशन के दौरान, राइट, इकोनॉमी को स्टेबल करने के लिए। By adjusting taxes, the government can tackle problems like unemployment during recession and rising prices during इन्फ्लेशन, ठीक है। अभी अभी हमने देखा कि ये कैसे होता है ना। ओके, सो दैट्स व्हाई टैक्स इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट टूल। तो दूसरा टूल भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द थर्ड टूल। ओके, नाउ लेट्स लुक एट पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो देखिए थर्ड टूल क्या था आपका, पब्लिक डेट था, राइट। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि पब्लिक डेट आखिर क्या है। देखिए, व्हाट इज पब्लिक डेट? Public debt is the money that the government borrows when it does not have enough revenue to cover its expenses. देखिए जब गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस ज़्यादा रहते हैं गवर्नमेंट के रेवेन्यू से, तो इन दैट केस गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, अपने ये एक्सपेंसेस पूरी करने के लिए पब्लिक डेट उठाना पड़ता है, लोन लेना पड़ता है। या तो देश के ही जनता से ले सकते हैं या तो देश के बाहर से भी ले सकते हैं। तो उसको हम कहते हैं पब्लिक डेट, ठीक है। अब देखिए, अब ये बोरोइंग भी बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है। इट कैन बी इंटरनल डेट, यानी कि बोरोड फ्रॉम पीपल और इंस्टीट्यूशन विद इन द कंट्री, या फिर ये एक्सटर्नल डेट भी हो सकती है, यानी कि बोरोड फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब इसके अलावा भी पब्लिक डेट्स को और टाइप्स में भी बांटा गया है। देखिए, पहला टाइप आपका रहता है मार्केट लोन्स। मार्केट लोन्स क्या होता है? The government issues treasury bills, short-term loans, and government bonds, long-term loans. These are traded in financial markets. Market loans ऐसे loans है जो मार्केट में, फाइनेंशियल मार्केट में ट्रेड किया जा सकता है। जैसे कि देखिए, अगर गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म के लिए लोन उठाना है तो वो ट्रेजरी बिल्स इशू करता है। यूजुअली इसकी जो मैच्योरिटी होती है वो 91 डेज या 180 डेज, यूजुअली लेस देन 365 डेज होता है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगा, देखिए मैं गवर्नमेंट हूँ, आप जनता हो, पीपल, ठीक है। तो गवर्नमेंट लोगों को, पीपल को क्या देगा, ट्रेजरी बिल्स देगा, एंड लोग गवर्नमेंट को क्या देंगे, मनी देंगे। तो इस तरह से गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रेजरी बिल्स पैसा उठा सकता है शॉर्ट टर्म पे, ठीक है। अब ये जो ट्रेजरी बिल्स है ना, ये जैसे कि पीपल वन, ठीक है, ये एक इंसान है, अब ये दूसरे इंसान को सेल कर सकता है, ठीक है। दूसरे इंसान के पास ट्रेजरी बिल चला गया, एंड ये जो P2 है, P2 ने P1 को इसका पैसा दे दिया। तो इस तरह से देखिए, अब कितने भी बार ये मार्केट में ये ट्रेजरी बिल सेल हो सकता है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। तो इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स को हम कहते हैं मार्केट लोन्स। अब बॉन्ड्स भी सिमिलर तरीके का इंस्ट्रूमेंट्स है, लेकिन जो बॉन्ड है ये हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज करते हैं। इसकी जो मैच्योरिटी यूजुअली ग्रेटर देन 1 ईयर रहती है, ठीक है। देखिए, ट्रेजरी बिल्स यूज टू कवर टेम्पररी एक्सपेंसेस, बॉन्ड्स यूज टू फंड बिग प्रोजेक्ट्स जैसे कि हाईवेज या फिर पावर प्लांट्स। तो इस तरह से मार्केट से गवर्नमेंट पैसा उठा सकता है। अब दूसरी टाइप की लोन होती है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स में क्या होता है कि गवर्नमेंट रेजेस मनी डायरेक्टली फ्रॉम सिटीजंस थ्रू सेविंग स्कीम्स। गवर्नमेंट सेविंग स्कीम्स बना देता है कि यहाँ पे अपना पैसा जमा करो, हम आपको यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे और आप इस टाइम पे यहाँ से विड्रॉ कर पाओगे, सर्टेन टाइम से पहले विड्रॉ नहीं कर पाओगे। जैसे कि 5 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया या 3 ईयर्स के लिए लॉक कर दिया, लेकिन आपको इस पैसे पे इंटरेस्ट मिलता ही रहेगा। तो इस तरीके के स्कीम्स को हम स्मॉल सेविंग्स कहते हैं। देखिए, इसमें और मार्केट लोन में ये फर्क है कि मार्केट लोन में P1 जो है वो P2 को अपना जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे कि ट्रेजरी बिल्स या फिर बॉन्ड्स बेच पा रहा था, राइट। लेकिन स्मॉल सेविंग्स में ऐसा नहीं होता। स्मॉल सेविंग्स आप एक बैंक की तरह मान लो, लेकिन यहाँ पे जो बैंक है ये गवर्नमेंट बैंक के काम कर रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट कह रहा है कि हमारे पास जमा कर दो पैसे, ठीक है। तो लोगों के पैसे डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास चले गए, लेकिन अब
लोगों को अगर इसे विड्रॉ करना है तो ये सेल नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ, ठीक है। इनको वेट करना पड़ेगा कि कब जो ये लॉक इन पीरियड है वो खुल जाए एंड तब वो अपना पैसा विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, examples in India include national saving certificates and post office schemes. These are simple investments that are not traded in the market. देखिए यहाँ पे कोई आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, जैसे कि ट्रेजरी बिल्स या बॉन्ड्स की तरह कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ ये बाय या सेल कर सकें, ठीक है। यहाँ पे आप बस समझो कि जो एक्स्ट्रा पैसा है वो आपने बैंक के पास रख दिया, लेकिन यहाँ पे बैंक कौन है? बैंक इज द गवर्नमेंट। ओके, तो इस तरह से जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक डेट उठा सकता है। सो आई होप टाइप्स भी आपको समझ आ गया होगा। अब नाउ लेट्स सी हाउ पब्लिक डेट कैन इन्फ्लुएंस द इकोनॉमी। ओके, तो देखिए, हाउ डज पब्लिक डेट स्टेबलाइज द इकोनॉमी? कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग टू फास्ट। तो देखिए, इन्फ्लेशन के टाइम पे पब्लिक डेट को कैसे यूज किया जा सकता है? The government borrows money by selling bonds and securities. इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा? गवर्नमेंट पैसा बोरो करेगा बाय सेलिंग बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटी। देखिए, जब प्राइसेस टू फास्ट राइज हो रहे हैं, यानी कि इन्फ्लेशन हो रहा है, तो हमें क्या करने की जरूरत है? लोगों के हाथ से पैसा लेने की जरूरत है, राइट? ताकि लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम है वो कम हो एंड चीजों की ये डिमांड कम करे, राइट? तभी जाके प्राइस कम होगा। तो लोगों के हाथ से पैसा लेने का, ठीक है, एक तरीका क्या है? गवर्नमेंट बोरो करे पैसा। गवर्नमेंट लोगों को कहे कि जो आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है मेरे को दे दो, इकोनॉमी में ज्यादा पैसा हो रहा है ना, गिव इट टू मी, गिव इट टू द गवर्नमेंट, ठीक है, और इसके बदले में हम आपको बॉन्ड्स या सिक्योरिटीज देंगे। तो देखिए, जब गवर्नमेंट बोरो करता है ना, तो इकोनॉमी से जो मनी है वो सक आउट हो जाता है, ठीक है। यानी कि इकोनॉमी से जो पैसा है ये गवर्नमेंट के पास चला जाता है एंड इकोनॉमी में थोड़ा कम पैसा रहता है, तो लोगों की डिमांड कम होंगी एंड चीजों की प्राइसेस कम होंगी, ठीक है। देखिए, दिस रिड्यूसेस द मनी अवेलेबल फॉर पीपल टू स्पेंड, लोअरिंग डिमांड एंड हेल्पिंग कंट्रोल प्राइसेस। तो इन्फ्लेशन के दौरान गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? बोरो करना पड़ेगा, ठीक है। अब व्हाट अबाउट ड्यूरिंग रिसेशन? रिसेशन के दौरान अब क्या करना चाहिए? देखिए, रिसेशन के दौरान इकोनॉमी में पैसा ज्यादा होना चाहिए, राइट? लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा करने की जरूरत है ताकि लोग ज्यादा डिमांड करें एंड इकोनॉमी में रिकवरी हो, है ना। तो इस टाइम पे गवर्नमेंट क्या करेगा? द गवर्नमेंट रीपेज इट्स डेट। पहले अगर कभी गवर्नमेंट ने लोन लिया है, सो दिस इज द राइट टाइम कि लोन को वापस इकोनॉमी में दे दो। यानी कि गवर्नमेंट वापस इकोनॉमी में क्या कर रहा है? इट इज इंजेस्टिंग मनी टू द इकोनॉमी। अब इकोनॉमी में अगर मनी डालोगे तो लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा एंड दे विल स्टार्ट डिमांडिंग मोर। डिमांड इंक्रीज होगा, राइट? एंड डिमांड इंक्रीज होगा तभी प्रोडक्शन होगी एंड इकोनॉमी रिवाइव होगा। ओके, so government repays its debt, putting more money in people's hand. This increases spending and helps the economy recover by boosting demand for goods and सर्विसेज। तो देखिए, इस तरह से पब्लिक डेट को भी एज अ टूल बना के गवर्नमेंट यूज कर सकता है इकोनॉमी को स्टेबल बनाने के लिए। ओके, अब व्हाई इज पब्लिक डेट इंपॉर्टेंट? व्हाई इज इट एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी? क्योंकि देखिए, पहले तो ये हमें डिमांड मैनेज करने में हेल्प करता है। बोरोइंग टेक्स मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन एंड रिपेइंग डेट पुट्स मनी बैक इन द इकोनॉमी। तो देखिए, जब गवर्नमेंट को पैसा निकालना है इकोनॉमी से, सर्कुलेशन से निकालना है, बाहर करना है पैसा, तो सिंपली बोरो करो एंड जब इकोनॉमी में पैसा वापस इंजेस्ट करना है तो बोरो किया हुआ पैसा चुका दो, है ना। तो इकोनॉमी में पैसा वापस चला जाएगा। सो इट इज एन इजी वे टू मैनेज डिमांड। अब another reason why it is important is because it supports infrastructure and development projects that create jobs and long term benefits। जो पैसा उठाया है बोरोइंग से, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में लगा सकता है गवर्नमेंट, जिससे कि जॉब भी क्रिएट हो एंड लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी हो, ठीक है। And it is a flexible tool. Government can adjust borrowing or repayment depending on economic situation। तो इकोनॉमी को देख के गवर्नमेंट आराम से, देखिए, जब पैसा निकालना है तो बोरो करो, जब पैसा इंजेस्ट करना है तो रीपेमेंट करो। तो इकोनॉमी के सिचुएशन के हिसाब से ये टूल को यूज कर सकता है, यानी कि ये दोनों एक्सपेंशन एंड रिसेशन में यूज हो सकता है, राइट? तो दैट्स व्हाई इट इज एन फ्लेक्सिबल टूल। सो ऑल दीज क्वालिटी मेक्स पब्लिक डेट एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी। तो पब्लिक डेट भी यहीं पे खत्म हो जाता है। नाउ वी आर मूविंग टू द लास्ट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी।
Okay, now last but not the least tool of fiscal policy is your budget. अब पहले तो बजट क्या है, बजट को समझ लो कि व्हाट इज बजट, यहाँ पे बजट का क्या मीनिंग है। देखिए, व्हाट इज अ गवर्नमेंट बजट? अ गवर्नमेंट बजट इज अ ईयरली स्टेटमेंट शोइंग revenues यानी कि money earned through taxes and other sources and expenditure यानी कि money spent on public service, infrastructure and other activities। तो देखिए, बजट क्या है? बजट बेसिकली गवर्नमेंट जो एक स्टेटमेंट पेश करता है ना पार्लियामेंट के सामने, ये दिखाते हुए कि रेवेन्यू मेरी कितनी है एंड मेरी एक्सपेंसेस कितनी है। तो यही स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं? गवर्नमेंट की बजट कहते हैं। The budget is a key tool the government uses to manage the economy. It can either stimulate यानी कि boost और contract यानी कि slow down overall demand depending on the country's need. अब आप कहोगे बजट कैसे, बजट ये काम कैसे करेगा? तो चलिए, इसके लिए हमें ना वेरियस टाइप्स ऑफ बजट एक बार समझना पड़ेगा, तो समझ लेते हैं। देखिए, अब टाइप ऑफ बजट तो वैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं, है ना। हमने देखा था कि बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड करके दो टाइप के बजट होते हैं, है ना। तो चलो उसी को अब हम रिवाइज करते हैं। देखिए, फर्स्ट इज योर बैलेंस्ड बजट। बैलेंस्ड बजट में क्या होता था कि जितना रेवेन्यू है गवर्नमेंट की, उतनी ही गवर्नमेंट की खर्च है, ठीक है। यानी कि रेवेन्यू एंड खर्चे जब मैच करते हैं, उसको हम बैलेंस्ड बजट कहेंगे। अब बैलेंस बजट में क्या होगा ना, देर इज नो नेट इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी सिंस द मनी कलेक्टेड यानी कि लीकेजेस इज इक्वल टू द मनी स्पेंट यानी कि इंजेक्शंस। देखिए, गवर्नमेंट जब रेवेन्यू अपना बनाता है, ठीक है, तो मेन रेवेन्यू सोर्स तो टैक्स ही होता है ना। तो टैक्स की वजह से क्या होता है, इकोनॉमी से पैसा बाहर जा रहा है एंड गवर्नमेंट के पास जा रहा है, राइट। देखिए, ये सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का, तो इकोनॉमी से पैसा बाहर आ रहा है ना, टैक्स, एंड ये जा रहा है गवर्नमेंट के पास। तो टैक्स क्या है यहाँ पे, लीकेज है इकोनॉमी के लिए, है ना। लेकिन देखिए, जो भी पैसा टैक्स के रूप में बाहर आया, गवर्नमेंट ने वही पैसा क्या किया, वापस से सर्कुलर फ्लो में डाल दिया बाय थ्रू इट्स एक्सपेंडिचर, ठीक है। कुछ बनाने में या ट्रांसफर पेमेंट में या डे टू डे खर्चे, तो जिस भी टाइप के खर्चे हो, लेकिन इकोनॉमी में वापस उतना ही पैसा, राइट, जितना अमाउंट का टैक्स या रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है, सिर्फ उतना ही पैसा वापस इकोनॉमी में डाल दिया। तो जितना बाहर गया था उतना ही अंदर आया। तो नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या हुआ इकोनॉमी में? नेट इफेक्ट कुछ नहीं हुआ, नेट इफेक्ट यहाँ पे नील हुआ, ठीक है। तो जब बजट बैलेंस रहता है ना, तो इकोनॉमी में कोई भी नेट इफेक्ट नहीं होता, नेट इफेक्ट नील रहता है, ठीक है। अब दूसरी टाइप की बजट है अनबैलेंस्ड। लेकिन आपको याद होगा अनबैलेंस के भी दो टाइप्स होते हैं, सरप्लस एंड डेफिसिट, राइट। तो पहले हम सरप्लस को एक बार देख लेते हैं। देखिए, सरप्लस में क्या होता है, रेवेन्यू ज्यादा रहता है एक्सपेंडिचर से, है ना। यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्स के थ्रू जो है ज्यादा लीकेज कर रहा है इकोनॉमी में, लेकिन उतना ही पैसा इंजेस्ट नहीं कर रहा। तो यानी कि इकोनॉमी में लीकेज यहाँ पे ज्यादा हो रही है, राइट। देखिए, द गवर्नमेंट कलेक्ट्स मोर देन इट स्पेंड्स। अब इसका इफेक्ट क्या होगा, रिड्यूसेस डिमांड इन द इकोनॉमी, क्योंकि देखिए इकोनॉमी से पैसा बाहर ज्यादा आ रहा है, ठीक है। लेट्स से कि ये सर्कुलर फ्लो रहा इकोनॉमी का, ठीक है। टैक्सेस के रूप में 1,000 रुपए बाहर आ गए, लेकिन गवर्नमेंट ने इंजेस्ट किया सिर्फ 500 रुपीज, ठीक है। ऐसा ही होता है सरप्लस के टाइम पे, गवर्नमेंट के रेवेन्यू ज्यादा है, खर्चे कम है ना। तो नेट में गवर्नमेंट, नेट में क्या हुआ, इकोनॉमी से 500 रुपीज बाहर आ गया, यानी कि 500 माइनस पे आ गया, राइट। इकोनॉमी इज शॉर्ट ऑफ 500 रुपीज देन बिफोर। तो देखिए, जब भी इकोनॉमी से पैसा बाहर आता है, तो इकोनॉमी के अंदर जो लोग हैं उनके डिस्पोजेबल इनकम यहाँ पे थोड़ी सी कम हो गई, राइट। तो जब डिस्पोजेबल इनकम कम होती है, तो लोग डिमांड भी कम करते हैं। तो बजट सरप्लस का नेट इफेक्ट यहाँ पे हमें क्या दिखने को मिलेगा कि इट रिड्यूसेस डिमांड इन द इकोनॉमी बिकॉज लेस मनी इज सर्कुलेटिंग विच कैन स्लो डाउन इन्फ्लेशन, ठीक है। आपको समझ आ गया कि जब सरप्लस बजट रहता है, इसका ये मतलब है कि लीकेज ज्यादा है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू ज्यादा है, लेकिन गवर्नमेंट इकोनॉमी में इतना पैसा इंजेक्ट नहीं कर रहा। सो नेट में क्या हो रहा है, ज्यादा पैसा बाहर आ रहा है इकोनॉमी से, ठीक है। एंड इट विल रिड्यूस डिमांड, क्योंकि इकोनॉमी में लोगों के पास अब पैसा कम है। अब बिल्कुल ऑपोजिट होता है डेफिसिट में। डेफिसिट कब होता है, जब एक्सपेंडिचर ज्यादा है रेवेन्यू से, राइट। ये सर्कुलर फ्लो है इकोनॉमी का। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट्स से टैक्स के रूप में बाहर आ रहा है 1,000 रुपए, ठीक है। लेकिन 1,000 रुपए, ओके, लेकिन गवर्नमेंट
इकोनॉमी के अंदर खर्चा कर रहा है 1200 रुपए, तो नेट में यहाँ पे क्या हुआ, इकोनॉमी में +200 रुपीज ऐड हो गई, है ना। तो +200 ऐड हो गए तो लोगों के डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो गया, डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हुआ तो डिमांड भी इंक्रीज हुआ। तो देखिए, अगर गवर्नमेंट का एम है कि डिमांड इंक्रीज कराना है, तो इन दैट टाइम गवर्नमेंट को डेफिसिट बजट बनानी चाहिए, ठीक है। देखिए, डेफिसिट बजट में क्या हो रहा है, द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट अर्न्स, तो इसका नेट इफेक्ट क्या रहता है, इट इंक्रीजेस डिमांड इन द इकोनॉमी, यानी कि मोर मनी इज सर्कुलेटिंग विच कैन हेल्प बूस्ट ग्रोथ ड्यूरिंग अ स्लो डाउन। तो देखिए, स्लो डाउन में कौन सा बजट सही रहता है, डेफिसिट बजट, राइट, क्योंकि डेफिसिट बजट इकोनॉमी में पैसा जो है वो इंक्रीज कराता है। लेकिन जब इन्फ्लेशन होता है तो कौन सा बजट सही रहता है, सरप्लस, क्योंकि सरप्लस बजट क्या करता है, इकोनॉमी से इकोनॉमी के जो लीकेजेस है वो इंक्रीज करता है, यानी कि सर्कुलेशन से पैसे बाहर ज्यादा आता है, गवर्नमेंट के पास ज्यादा आता है, ठीक है। तो इससे जो एक्सेसिव डिमांड है वो कंट्रोल हो जाती है, इट रिड्यूसेस डिमांड। टाइप्स ऑफ बजट आपको समझ आ गया, राइट। सो हाउ डज बजट इम्पैक्ट द इकोनॉमी, जैसा कि हमने कहा, देखिए, अगर आपको ग्रोथ स्टिम्युलेट करना है, यानी कि रिसेशन के दौरान, अभी रिसेशन चल रहा है एंड गवर्नमेंट चाहता है कि ग्रोथ हो इकोनॉमी में, तो एट दैट टाइम गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, द गवर्नमेंट रन्स अ बजट डेफिसिट, यानी कि स्पेंडिंग मोर देन इट कलेक्ट टैक्सेस। देखिए, ये सर्कुलर फ्लो रहा इकोनॉमी का, ठीक है। तो यहाँ पे लेट्स से टैक्सेस कितनी है, 1000 है, तो गवर्नमेंट को ज्यादा यहाँ पे खर्चा करनी चाहिए, मोर देन इट्स टैक्सेस, ताकि जो नेट इफेक्ट है हो इकोनॉमी में वो पॉजिटिव हो, यानी कि इकोनॉमी में जो पैसा इन सर्कुलेशन है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। सो देखिए, तो इसीलिए जब रिसेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, द गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट बजट, यानी कि ये खर्चा ज्यादा करती है इकोनॉमी में, स्पेंडिंग मोर देन इट कलेक्ट्स इन टैक्सेस। दिस एक्स्ट्रा स्पेंडिंग increases demand for goods and services, creating job and boosting the economy, ठीक है। अब सेकेंड सिचुएशन में अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो उस टाइम पे क्या करना है, देखिए, अगेन ये सर्कुलर फ्लो है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने लेट्स से ओके टैक्सेस में कितना कलेक्ट किया है, 1000, ठीक है, और गवर्नमेंट यहाँ पे खर्चा सिर्फ कर रही है 500, सो नेट इफेक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, -500, यानी कि 500 रुपीज इकोनॉमी से बाहर निकल रही है, ठीक है। इकोनॉमी में पहले से पैसा जो सर्कुलेट कर रहा है वो कम हो गया, इससे क्या होगा, डिस्पोजेबल इनकम कम होंगी एंड डिमांड कम होगी। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, बजट सरप्लस, यानी कि रेवेन्यू को हायर रखना है और खर्चा कम करना है। सो इट शुड रन अ बजट सरप्लस, यानी कि कलेक्टिंग मोर इन टैक्सेस देन इट स्पेंड्स। दिस रिड्यूसेस पीपल स्पेंडिंग पावर, कूलिंग डाउन डिमांड एंड स्टेबिलाइजिंग द प्राइसेस। तो देखिए, बस यहाँ पे थोड़ा सा आपको सोचने की जरूरत है, राइट, वरना कॉन्सेप्ट तो काफी इजी है ना, इतना तो कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है। बस आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग चलाना है कि देखिए, सरप्लस में क्या होता है, रेवेन्यू हायर होता है, डेफिसिट में क्या होता है, एक्सपेंस हायर होता है ना। और गवर्नमेंट खुद खर्चा इकोनॉमी में कब करना चाहेगी, जब रिसेशन होता है ना, और वो इकोनॉमी में चाहती है कि ग्रोथ हो, तो तब वो खर्चा करेंगी, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट डेफिसिट बजट चाहेंगी। लेकिन जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्राइसेस हाई है तो उस टाइम पे गवर्नमेंट चाहेंगी बजट सरप्लस। अब देखिए, व्हाई इज बजट एन इम्पॉर्टेंट टूल ऑफ फिस्कल पॉलिसी, क्योंकि इट हेल्प्स गवर्नमेंट एड्रेस की इकोनॉमिक इश्यूज जैसे कि ग्रोथ, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टेबिलिटी। बजट के थ्रू गवर्नमेंट ये गोल्स आपने अचीव कर सकता है, जैसे कि ग्रोथ करना है गवर्नमेंट को तो वो डेफिसिट बजट रन करेंगी, है ना। सिमिलरली अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो वो बजट सरप्लस रन करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से बजट का यूज करके जो भी इकोनॉमिक गोल्स है, चाहे वो ग्रोथ हो, इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कंट्रोल करने के लिए भी गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट बजट रन करना पड़ेगा, क्योंकि जब गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाएगा तो क्या होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज इकोनॉमी में क्रिएट होगी, है ना। तो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट को सॉल्व करने के लिए भी डेफिसिट बजट चाहिए। सिमिलरली अब स्टेबिलिटी ले आने के लिए, जैसे कि प्राइस में स्टेबिलिटी ले आने के लिए, जब प्राइसेस हाई होती है तो सरप्लस बजट ठीक रहता है ना। तो आपने गोल के अकॉर्डिंग
अपने बजट को गवर्नमेंट मोल्ड कर सकता है कि उनकी जो गोल्स है वो अचीव हो जाए, ठीक है। In short, the budget is like a roadmap the government uses to guide the economy, balancing revenue and expenditure to meet national goals. ठीक है, तो आई होप आपको ये चारों ही टूल्स समझ आ गए होंगे। देखिए काफ़ी इजी है, बस थोड़ी सी यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग चाहिए होती है, लेकिन एक बार आपने समझ लिया ना फिर आपको मज़ा आने लग जाएगा ये चैप्टर में, है ना। अब आप एमसीक्यूज भी करोगे तो आप समझ के करोगे कि अच्छा इस वजह से ऐसा हुआ है ना। ओके, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, फिर जो रिमेनिंग टॉपिक है इस चैप्टर के वो हम अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। नाउ गाइस, बिफोर यू गो आई वुड लाइक टू अनाउंस कि मैंने अपने वेबसाइट में बिजनेस इकोनॉमिक्स की टेस्ट सीरीज लॉन्च किया है, जहां पे आपको चैप्टर वाइज टेस्ट प्रैक्टिस करने को मिलेगा फॉर सीए फाउंडेशन पेपर 4 दैट इज बिजनेस इकोनॉमिक्स। देखिए ये टेस्ट सीरीज को माइक्रो एंड मैक्रो करके 2 हिस्सों में बांटा गया है। माइक्रो में आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज मिलेंगे एंड मैक्रो में चैप्टर 6 से लेकर 10 के मिलेंगे। जो मैक्रो है ना, इसको मैंने यूनिट वाइज भी डिवाइड करा गया है, तो यहाँ पे आप एक एक यूनिट, जैसे कि चैप्टर 6 में 2 यूनिट्स है तो 2 यूनिट्स के अलग अलग आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। तो इस तरह से आपकी जो प्रैक्टिस है वो बहुत स्मूथ हो जाएगी। एंड देखिए ये पूरे टेस्ट सीरीज में आपको 1200 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, और सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं, यहाँ पे आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चन। तो एक्सप्लेनेशन के लिए आपको इधर उधर भटकने की, 100 लोगों से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे टेस्ट के अंदर ही आपको मिल जाएगी। एंड ये टेस्ट में जो आपकी PYQs होते हैं इंस्टीट्यूट के, राइट, एंड MTPs है, तो इनके क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। तो देखिए ये टेस्ट करने के बाद आपको अलग से PYQs एंड MTPs ढूंढ के करने भी नहीं पड़ेंगे, यहीं पे आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो इकोनॉमिक्स में अच्छे मार्क्स लेने के लिए जितना भी आपको प्रैक्टिस करना है इसी टेस्ट के थ्रू आपकी हो जाएगी। एंड देखिए ये सिर्फ एक क्वेश्चन बैंक नहीं है, यहाँ पे जब आप एक यूनिट की एग्जाम दोगे, टेस्ट दोगे ना, आपको स्कोरिंग भी मिलेगी, स्कोरिंग में नेगेटिव मार्किंग भी इंक्लूड होगा, तो बिल्कुल एग्जाम की तरह ही आपको फील आएगा, आपको अपनी प्रेपरेशन लेवल भी पता चलेगी। एंड यहाँ पे परफॉर्मेंस रिव्यू भी होता है कि आपने किस तरह से आपने परफॉर्म किया, क्या आपने इजी क्वेश्चंस मिस्टेक किए या एक्चुअल में हार्ड क्वेश्चन में ही आप कंफ्यूज है, आप अपने पीयर्स के मुकाबले कहाँ पे खड़े हो अभी, तो ये सारी चीज़ आपको टेस्ट के थ्रू पता चलेगी। तो देखिए ये कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, ये करने के बाद आप एकदम फुल्ली प्रिपेयर हो जाओगे बिजनेस इकोनॉमिक्स के लिए। आपकी जो कॉन्फिडेंस है ना पेपर 4 के लिए, वो आपको एकदम आसमान छूते हुए यहाँ पे दिखेगी, ठीक है। एंड देखिए ये पूरा पैकेज आपको मिलता है सिर्फ 250 रुपीज़ में, तो ये बहुत अच्छी ऑफर है। ये इतना नॉमिनल प्राइस इसलिए रखा है ताकि किसी को भी अफोर्ड करने में दिक्कत ना हो, तो सब लोग इसे खरीदे, अपना प्रैक्टिस स्मूथ करे। एंड देखिए अभी एग्ज़ाम भी आने वाला है, अब ज़्यादा टाइम नहीं है एग्ज़ाम के लिए, 1-1.5 महीना ही बचा है, तो आप इसको लेके अभी से यूनिट वाइज प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। टेस्ट का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी एंड फर्स्ट कमेंट में भी आपको मिल जाएगा, तो ज़रूर जाके टेस्ट को चेकआउट करें। सो गाइस, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होंगी एंड कॉन्सेप्ट भी समझ आए होंगे। अगर आपको अभी भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी बच्चे डाउट पूछते हैं एंड आई ट्राई टू क्लैरिफाई देयर डाउट। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि वी विल बी बैक विद अनदर वीडियोस। तो मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।